किस्मत से जाऊं समंजस में है वो भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूँ कि राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। एक बरस में एक बार ही जलती होली की ज्वाला, और एक बार ही लगती बाजी जलते दीपों की माला। दुनिया वालों किंतु किसी दिन आ मदिरालय में देखो कि दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मुसलमान और हिंदू हैं दो, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी आला। दोनों रहते एक न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते, बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला। बहुत से लोग, ये बाबूजी ने अपने परिशिष्ट में लिखा है मधुशाला की, बहुत से लोग बाबूजी शराब नहीं पीते थे और उन्होंने कभी पिया भी नहीं था। तो बहुत से लोग उनसे जानना चाहते थे कि आप शराब नहीं पीते तो लिखते कैसे इसको? तो एक परिशिष्ट अगर आप आज्ञा दें तो मैं उसको पढ़ देता हूँ। कि बहुत से पाठक और श्रोता एक समय समझा करते थे कि कुछ शायद अब भी समझते हो कि इसका लेखक दिन रात मदिरा के नशे में चूर रहता है। वास्तविकता यह है कि मदिरा नामधारी द्रव्य से मेरा परिचय अक्षरशः मेरा नाम है। नशे से इनकार नहीं करूंगा, जिंदगी भी एक नशा है, कविता भी एक नशा है, और भी बहुत से नशे में। अपने प्रेमियों का भ्रम दूर करने के लिए मैंने एक समय एक रुबाई लिखी थी कि स्वयं नहीं पीता औरों को किंतु पिला देता आला। स्वयं नहीं पीता औरों को किंतु पिला देता आला, स्वयं नहीं छूता औरों को पर पकड़ा देता प्याला। पर उपदेश कुशल बहुतेरों से मैंने ये सीखा है, स्वयं नहीं जाता औरों को पहुंचा देता मधुशाला। फिर भी बराबर जो है वो प्रश्न उठते रहे, आप पीते नहीं तो आप मदिरा के लिखने की प्रेरणा कहां से आपको मिलती है? मैंने कहा कि प्रश्न खुला था पर था ईमानदार। एक दिन ध्यान आया कि मैं कायस्तों के कुल में जन्मा और जो कि पीने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अगर कोई कायस्त हो आपको तो हाथ उठा लीजिए, पीने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो उन्होंने एक छोटे सा एक वाक्य और लिख दिया कि मैं कायस्थ कुलोद्भव मेरे पुरखों ने इतना ढाला, मैं कायस्थ कुलोद्भव मेरे पुरखों ने इतना ढाला कि मेरे तन के लोहू में है 75% आला। पुश्तैनी अधिकार मुझे है मदिरालय के आंगन पर, मेरे दादों परदादों के हाथ पिकी थी मधुशाला। Book of 1933 is just as attractive to a younger audience. Then is that the big difference between a book and a movie? That a movie of 1933 would probably not be identified by this audience, but a book of 1933 can evoke this kind of response. Is that the big difference between a book and a movie? I often answer this question myself. Many people they ask me, I say, well, you know, people are going to forget me in a couple of months or a couple of years, but a book, a writer and a poet will live for thousands of years. Yes, that's right. Can I get a gentleman? Yes, the gentleman in the blue sweater. Yes, sir. The gentleman in the blue sweater. We'll go that side first. Interesting. We'll call a doctor. Interesting duo on the stage. A cricketer's son and a media personality. That is Rajiv Sardesai and your father Dilip Sardesai. And a poet's son, an actor of outstanding nature. Does not imply that the son should not follow the father's profession. Does not indicate that politicians of today should learn
and their children should not become professional athletes. I was going to keep all the political questions away. This was to be a literary evening. And my son wants to be a doctor. He's got medical school, so I'm lucky. He's going to answer that question because his son has become an actor. So you put him in the spot, not me. सर इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। ऐसा सामने से हटने से वो मैं सुना देता हूँ आपको, शायद उसमें आपको इसका उत्तर मिल जाए। When I was in Delhi, you know, at that time, the main pressure from parents used to be कि graduate बहुत जरूरी है, graduate होना बहुत जरूरी है। आजकल तो बहुत सारे और व्यवसाय आ गए। So in our minds there was this great desire कि graduate बनना है, university में जाकर के graduation पास। So we struggled and somehow got through university. But then what? We didn't know what to do. And every evening we used to try and want to stand on your own feet. एक हमारी संस्कार है कि भाई अपने पैरों पे खड़ा हो जाना चाहिए, माता पिता की देखभाल करें। और रोज हम लोग अपने जितने भी ग्रेजुएट्स थे यहाँ दिल्ली में एक छोटा सा कॉफी शॉप है, वहाँ मिलते थे, बैठते थे, बतियाते थे। यार क्या है यार, जीवन क्या है, कुछ काम नहीं हो रहा, बहुत खराब जीवन है, ग्रेजुएट हो गए यार, करने के बाद तो रोज जाकर के दस कॉफी ही होती, कभी को अफोर्ड नहीं होता। एक दिन एक भाई साहब थे, उन्होंने कहा है यार ये प्रॉब्लम जो है ना हमारे पेरेंट्स की। मैंने कहा क्यों? या हमें पैदा क्यों किया उन्होंने? पैदा नहीं करते तो ये प्रॉब्लम हमारे पास आती नहीं। मुझे लगा कि यार ये तो फैंटास्टिक आंसर। और अपनी जिंदगी में पहली बार और आखिरी बार अपने बाबूजी के सामने गया, खड़ा हुआ, उनसे कहा आपने मुझे पैदा क्यों किया? मेरे जीवन के जितने प्रॉब्लम्स हैं वो इसी वजह से है कि आपने मुझे पैदा कर दिया। तो बाबूजी चुप रहे, कुछ जवाब नहीं। मैं वहाँ कमरा छोड़ के चला गया, रात को सो गया। सुबह सुबह बाबूजी टहलने जाते थे 4 बजे। सुबह जब मैं उठा तो देखा कि उन्होंने छोटी सी कविता जो है वो लिख करके मेरे बिस्तर की तकिए के पास रखी। वो कविता मैं आपको पढ़ देता हूँ। कविता थी नई लीग कहते हैं ट्रेडिशन। जिंदगी और जमाने की कश्मकश से घबराकर मेरे लड़के मुझसे पूछते हैं कि हमें पैदा क्यों किया। जिंदगी और जमाने की कश्मकश से घबराकर मेरे लड़के मुझसे पूछते हैं कि हमें पैदा क्यों किया था। और मेरे पास इसके सिवा कोई जवाब नहीं है कि मेरे बाप ने भी मुझसे बिना पूछे मुझे क्यों पैदा किया। और मेरे पास इसके सिवा कोई जवाब नहीं है कि मेरे बाप ने भी मुझे बिना पूछे मुझे पैदा क्यों किया था। और मेरे बाप के बिना पूछे उनके बाप ने उन्हें, और मेरे बाबा से बिना पूछे उनके बाप ने उन्हें। जिंदगी और जमाने की कश्मकश पहले भी थी, अभी है, शायद ज्यादा, आगे भी होगी, शायद और ज्यादा। तुम ही नई लीग रखना, अपने बेटों से पूछकर उन्हें पैदा करना।